नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी का आज ये 19वां लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम यहाँ पे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, जो उच्चतम न्यायालय है इसका उल्लेख मिलता है संविधान में, संविधान के भाग 5 में। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किसका विवरण मिलता है? उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय के प्रमुख अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और जैसे आप सभी जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है, इसमें आपको काफी डिटेल्स में इंडियन पॉलिटी कवर कराई जा रही है। और अगर आप अच्छे से यहाँ पे नोट्स बनाओगे, अच्छे से यहाँ पे हर चीज आपको एक्सप्लेन की जा रही है, अच्छे से आपको यहाँ पे स्टडी करनी है, तो एग्जाम में आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं छूट सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में अगर हम न्यायिक व्यवस्था की बात करें तो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, या आप कह सकते हैं एकल न्यायिक व्यवस्था। ये एकल न्यायिक व्यवस्था या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था क्या है दोस्तों? देखो, मैं यहाँ पे एक पिरामिड बना रहा हूं और यहाँ पे सबसे ऊपर है, भारत में शीर्ष पर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद ही आता है हाई कोर्ट और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी शीर्ष पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ आता है दोस्तों हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ही अधीनस्थ आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी शीर्ष पर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। इसीलिए भारत में कहा गया है किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। यानी सबसे ऊपर कौन है? एक कोर्ट है, वो है दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट। यानी एकल न्यायिक व्यवस्था आप इसे कह सकते हैं, या एकीकृत न्यायिक व्यवस्था आप इसे कह सकते हैं। अब जो भारत में ये एकल व्यवस्था आई, ये न्यायिक व्यवस्था है जो एकल व्यवस्था, ये कहां से आई? तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी। और इसके जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था, इसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और बाद में यही संघीय न्यायालय क्या बना दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट बना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो अस्तित्व में कब आया? तो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों वो थे हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के। जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था ये अस्तित्व में कब आया था? 28 जनवरी 1950 को। अब दोस्तों, हम यहाँ पे उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी आर्टिकल है उनके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान में जो भी आर्टिकल दिए हैं उच्चतम न्यायालय से संबंधित, अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। यानी उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है आर्टिकल 124। दोस्तों, जो अनुच्छेद 124 है काफी बड़ा है, और अगर हम बात करें एग्जाम के व्यू पॉइंट से तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं अधिकांशतः आर्टिकल 124 से ही पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको कई खंडों में बांटा गया है आर्टिकल 124 को। तो 124 का 1 कहता है, खंड 1 कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ये कौन कहता है? 124 का 1 कहता है। साथ ही साथ इस उच्चतम न्यायालय में दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? न्यायाधीशों की संख्या, अगर हम मूल रूप से बात करें दोस्तों, जब मूल रूप से ये उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया था तो मूल रूप से इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो थी दोस्तों 8। इस 8 में एक थे मुख्य न्यायाधीश और जो 7 थे वो थे अन्य न्यायाधीश। तो अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि उच्चतम न्यायालय में मूल रूप से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो तब थी वो 8। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो टोटल है दोस्तों ये 34। इसमें एक है मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 है अन्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? टोटल है 34, जबकि मूल रूप से कितनी थी? 8। अब जो न्यायाधीशों की ये संख्या होती है उच्चतम न्यायालय, इसका निर्णय कौन लेता है कि कितनी संख्या होनी चाहिए? तो इसका निर्णय की जो शक्ति है दोस्तों वो है संसद के पास। आर्टिकल 124 के 1 में यह साफ साफ कहा गया है कि जब तक संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं करता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी। तो जब संविधान बना था, जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद 28 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया था। तो जब संविधान बना था तो उस समय मूल रूप से इसमें जो सदस्यों की संख्या कही गई है वो 8 कही गई है।
लेकिन इसमें साफ साफ लिखा गया है कि संसद इन सदस्यों की व्यवस्था कर सकता है। तो कुल मिला के सदस्यों की संख्या जो बढ़ा सकता है वो कौन बढ़ा सकता है, इसका निर्णय कौन लेगा दोस्तों, संसद लेगा। और वर्तमान में इसीलिए इसमें टोटल कितने न्यायाधीशों की संख्या है उच्चतम न्यायालय में, तो वो है 34, जिसमें एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश। तो यहां तक तो हो गया, उच्चतम न्यायालय होगा एक और उसमें सदस्यों की संख्या उसका निर्णय संसद लेगा, मूल रूप से 8 से और वर्तमान में है 34। अब बात करते हैं कि नियुक्ति, जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। अब देखो यहाँ पे एक और बात आपको समझनी होगी, जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट उनमें एक होता है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और जो अन्य होते हैं कुछ होते हैं अन्य न्यायाधीश। अगर हम वर्तमान में बात करें तो ये अन्य न्यायाधीश हैं 34 और एक है मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म यूज होती है दोस्तों, और ये है कोलेजियम। अब ये कोलेजियम क्या है, ये इसको आपको समझना होगा दोस्तों। कोलेजियम एक समिति है, और ये समिति कौन होती है, इसमें टोटल होते हैं 5 सदस्य, 5 सदस्य या 5 आप न्यायाधीश कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कोलेजियम की समिति होती है ये किसकी समिति होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ये समिति होती है। इसमें 5 न्यायाधीश होते हैं। मैं यहाँ पे सदस्य लिख रहा हूं, आप न्यायाधीश यहाँ पे लिख सकते हैं। इन 5 सदस्यों में दोस्तों एक होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जबकि जो 4 होते हैं वो होते हैं वरिष्ठ न्यायाधीश। ये दोस्तों आपको नोट करना है। तो टोटल कितने सदस्य हैं दोस्तों, कितने न्यायाधीश हैं कोलेजियम समिति में, वो हैं आपके 5 न्यायाधीश। अब यदि राष्ट्रपति क्या करता है, जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी यदि नियुक्ति की जानी है, माना अभी वर्तमान में मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, टोटल कितने सदस्य हैं, 33 है ना अन्य न्यायाधीश, एक तो खैर मुख्य न्यायाधीश हैं, टोटल 34 है। तो वर्तमान में जो अन्य न्यायाधीशों की संख्या है वो है 33। माना क्या है, यहाँ पे सिर्फ 30 ही न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में, अब 3 अन्य न्यायाधीश चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक तो कोलेजियम समिति की क्या लेता है, अनुमति लेता है, और या आप यहां पे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे परामर्श लेता है। कोलेजियम समिति या कोलेजियम समिति का मुखिया कौन है, सुप्रीम कोर्ट का मुखिया। तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, और साथ ही साथ जो ये 3 सदस्य नियुक्त करने, 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त करने, वो नियुक्त कहां से किए जाएंगे, जो हाई कोर्ट होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश वही बन सकता है दोस्तों जो कम से कम हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो या 5 साल तक वहां पे वो जज रहा हो। तो कुल मिला के हाई कोर्ट से ही आएंगे सुप्रीम कोर्ट में जज। तो हाई कोर्ट में अगर हमने किसी हाई कोर्ट से क्या लेने हैं, न्यायाधीश लेने हैं, तो राष्ट्रपति को इस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, इससे भी दोस्तों परामर्श लेना होगा। यानी अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी राष्ट्रपति को, तो एक तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, साथ ही साथ जिस हाई कोर्ट से बुलाया जाता है न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या ली जाती है, परामर्श ली जाती है, तब जाके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो कुल मिलाकर नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अगर मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो जो ये कोलेजियम समिति है, इन समिति में देखो एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर मानो ये रिटायर हो रहे हैं या किसी कारण से इनका पद रिक्त हो रहा है, तो इन 4 सदस्यों में जो ये 4 वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, इन 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से जो सबसे वरिष्ठ होगा उसको सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है, जो क्या है वरिष्ठता के आधार पर, जो क्या होगा न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है राष्ट्रपति। तो ये आपको नोट करना है, नियुक्ति ये आर्टिकल 124 के 2 में दी गई है। एक दोस्तों आपको एक और चीज नोट करनी है, जो ये कोलेजियम समिति होती है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है, तबादले होते हैं या जो भी अन्य फैसले होते हैं, ये किसके परामर्श से लिए जाते हैं, कोलेजियम की समिति के परामर्श से लिए जाते हैं। वेतन संबंधी मामले, यानी आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनका सरकार से कोई लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि मतलब देखो कोर्ट अलग है और सरकार अलग है, तभी जाके आपने देखो कि कोर्ट और सरकार के बीच कई मामले, मतलब कोर्ट तभी जाके सरकार की कुछ मामलों में क्या कर सकता है, आलोचना कर सकता है, विरोध कर सकता है। अगर ऐसा हो गया कि सरकार के ही हाथों में उनकी नियुक्ति संबंधी मामले आ गए, न्यायाधीशों के वेतन संबंधी मामले आ गए, तो कहीं ना कहीं वहां पे सरकार की पकड़ हो जाएगी कोर्ट में।
तो इसीलिए जो भी मामले होते हैं कोलेजियम द्वारा देखे जाते हैं। जो भी ये 4 ये मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक इसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। तो ये आपको विशेष तौर पर दोस्तों नोट करना है, क्योंकि अभी आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, सरकार का क्या है, कोर्ट पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार समय समय पर यहाँ पे कोर्ट पर नियंत्रण लाना चाहती है और कई बार इसके प्रयास भी किए गए। कई ऐसे कानून लाए गए कि हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अपने हाथ पर वहां पे सरकार अपनी पकड़ बनाना चाहती थी। तो इसी से संबंधित मामला 2014 में देखने को मिला। इससे भी पहले ऐसे कई मामले हो चुके हैं, लेकिन 2014 में क्या हुआ, 99वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 2014 में। और इस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, यहां पे मैं लिख रहा हूं राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग का काम क्या था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? यही आयोग करेगा। या जो भी तबादले करने होंगे या जो भी पदोन्नति करनी होगी, ये कौन करेगा? ये आयोग करेगा। देखो, अभी तक कौन करता था? कोलेजियम द्वारा किए जाते, लेकिन अब कौन करेगा? ये आयोग करेगा। और इस आयोग में कौन कौन से सदस्य होंगे दोस्तों, ये जानना अति आवश्यक है। टोटल 5 सदस्य होंगे। एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 2 होंगे वरिष्ठ न्यायाधीश, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। और 1 होंगे विधिक मंत्री, यानी न्याय मंत्री, जो कानून मंत्री होंगे सरकार के। और 2 अन्य हस्तियां होंगी दोस्तों, और इन हस्तियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष का नेता, इन 2 हस्तियों की नियुक्ति करेगा। तो कुल मिला के देखो, एक तो यहाँ पे विधिक मंत्री पहुंच गए हैं, 2 अन्य हस्तियां पहुंच गई है जिसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ है। तो देखो, 3 सदस्य हो गए यहाँ पे सरकार की तरफ से, और 2 और 1 3, एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, 2 हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। 3 सदस्य यहाँ पे किसके हो गए हैं? सुप्रीम कोर्ट के हो गए हैं। तो कुल मिला के सरकार का ये मानना था कि जो ये आयोग है वो जो भी मामले होंगे क्या है, सुप्रीम कोर्ट के तबादले संबंधी मामले या नियुक्ति संबंधी मामले, पदोन्नति संबंधी मामले, वो कौन करेगा? ये आयोग, मतलब ये 5 मिलकर करेंगे, उसका निर्णय ये 5 लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सरकार को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथों में लेना चाह रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वहां पे वो अपने, माना होते ना कुछ उनके, माना कोई न्यायाधीश होंगे सरकार के, वो अपने न्यायाधीशों को वहां तक पहुंचा सके, उनकी पदोन्नति कर सके, उनकी नियुक्ति कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा और इस पर साफ साफ वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को दोस्तों असंवैधानिक करार दिया। और साथ ही साथ ये कहा कि ये जो NGACA यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है, ये न्यायपालिका के कामकाज में हस्तक्षेप करना चाहती है, इसलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया जाता है। तो इस आयोग का गठन तो किया गया था, लेकिन वर्ष 2015 में इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। क्योंकि देखो, सुप्रीम कोर्ट अगर अलग ना रहे, अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक ही साथ रहे, तो फिर सरकार से सवाल कौन करेगा? या सरकार के कुछ ऐसे, माना सरकार कहीं घोटाला करती है, कोई मंत्री घोटाला करता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट उसके साथ मिल जाएगा तो फिर सरकार तो कुछ भी कर सकती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का, यानी जो न्यायालय है, जो न्यायिक शक्ति है, और जो सरकार है, उसका अलग अलग रहना ही उचित है। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया? असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और आगे बात करेंगे अर्हता के बारे में। यानी जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश बनेगा, उसकी योग्यता यानी अर्हता क्या क्या होंगी। तो क्या है योग्यता? सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने लायक है, बन सकता है, बनने के लिए योग्य है, जो भारत का नागरिक होगा। दूसरी क्या है? उच्चतम न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में। क्योंकि देखो, हाई कोर्ट में जो जज है या जो वकील है, वही जाके फिर क्या बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट का क्या बन सकता है? आपका न्यायाधीश बन सकता है। तो यानी हाई कोर्ट में 5 साल तक या तो न्यायाधीश यानी जज रहा हो। अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो ये वाली कंडीशन हो सकती है। उच्च न्यायालय में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता यानी एडवोकेट यानी वकील। अगर कोई हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। और या राष्ट्रपति की दृष्टि से प्रसिद्ध विधिवेता हो। तो कुल मिला के देखो, ये तो चाहिए ही चाहिए, भारत का नागरिक हो, और इन तीनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए। फिर इन तीनों में से अगर एक कंडीशन में वो सफल होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य माना जाएगा। तो ये रहता है दोस्तों, और इसका उल्लेख आपको मिलता है आर्टिकल 124 के 3 में। अब बढ़ते हैं आगे, और आर्टिकल 124 का
चौथा खंड क्या कहता है, 124 का चौथा खंड, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सामान्यतः कई बार एग्जाम में बनते हैं। तो देखो, अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, किसी भी न्यायाधीश को, तब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, उनको यदि हटाना है तो वो प्रक्रिया कैसे चलेगी? तो ये प्रक्रिया चलती है दोस्तों संसद में। अब यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को यदि हटाना है तो प्रस्ताव संसद के कौन से सदन में लाया जाए, लोकसभा में या राज्यसभा में? तो मैं आपको बता दूं, लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में यहाँ पे क्या लाया जा सकता है, हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में, किसी भी सदन में न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। उसके बाद माना देखो, अब यदि लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए दोस्तों 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। लोकसभा के 100 सदस्यों की सहमति आवश्यक है, जबकि राज्यसभा में यदि प्रस्ताव लाना है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो प्रस्ताव तो आ गया है, लोकसभा में 100 सदस्यों की अनुमति भी मिल गई है, राज्यसभा में 50 सदस्यों की अनुमति भी मिल गई है, और अब प्रस्ताव आ चुका है। तो अब प्रस्ताव पारित होने के लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों, प्रस्ताव पारित होने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो उपस्थित सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत होना चाहिए। 2/3 बहुमत से यदि ये प्रस्ताव पारित होता है दोस्तों, जितने सदस्य उपस्थित हैं लोकसभा और राज्यसभा में, इसका मतलब वो प्रस्ताव फिर पारित हुआ माना जाएगा। तो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। साथ साथ एक और चीज है, अगर किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है तो 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ती है। ये हमने आपको इससे पहले, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे वो अन्य जो भी हटाने संबंधी प्रस्ताव जिनके खिलाफ लाए जाते हैं, तो 14 दिन का समय पूर्व में उनको मतलब सूचना देनी पड़ती है, ताकि वो अपने बचाव के संबंध में जो भी उनको किसी को भेज सकते हैं या खुद अपने बचाव संबंध में अपना पक्ष वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया भी जा सकता है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 125 क्या कहता है। तो आर्टिकल 125 कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 125 में। अब देखो कितना है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन। तो अगर हम बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है दोस्तों, अब यह है वर्तमान में 2,80,000, जबकि जो अन्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन है दोस्तों 2,50,000, और इस वेतन का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 125 में। साथ साथ अगर हम बात करें पदावधि की, ये जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक, ये आपको नोट करना है, ठीक है, 65 वर्ष तक। और त्यागपत्र और शपथ कौन दिलाता है? त्यागपत्र भी जो न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। साथ साथ शपथ भी कौन दिलाता है? उसको राष्ट्रपति ही दिलाता है। और नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 126, 127 और 128 दोस्तों, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों क्या है? ये तीनों एक ही जैसे हैं, ये तीनों आपको समझने। देखो 126 क्या कहता है? अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का विवरण मिलता है अनुच्छेद 124 में। देखो कई बार क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश है, इसका पद कई कारणों से रिक्त हो सकता है। माने कोई बीमार पड़ गया हो, भयंकर वाला बीमार पड़ गया है, या कुछ अन्य कारण है, और अचानक सुप्रीम या किसी ने त्याग पत्र दे दिया होगा एकदम से, और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसका क्या हो गया है? पद रिक्त हो गया है। तो फिर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया जाएगा? उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 126 में। तो यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को, देखो यहाँ पे वरिष्ठ कुछ नहीं लिखा है, अन्य न्यायाधीश हैं जो, इनमें से किसी एक को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाता है? इसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाता है राष्ट्रपति, इन अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को। और जब तक ये
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रहेगा, सारी फैसिलिटी इसको इसी की मिलेगी, जो मतलब एक्चुअली में होता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो भी फैसिलिटी उसको मिलती है, वेतन मिलते हैं, जो भी अन्य फैसिलिटी मिलती हैं, सब इस कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को भी तब तक मिलती रहेंगी जब तक कोई नया या वही दोबारा वापस नहीं आता है। क्योंकि अगर वो किसी का बीमार पड़ गया हो और बाद में अगर वापस आ गया है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तो तब तक के लिए जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होता है वो सारी शक्तियां उसके पास होती है, सारे उसको वेतन भी वैसे ही मिलते हैं और साथ ही साथ सारी फैसिलिटी भी उसको उसी प्रकार से दी जाती है इस कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को भी। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 126 में, और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब दोस्तों अनुच्छेद 127 क्या कहता है? आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखो ये तदर्थ न्यायाधीश, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एड हॉक जज। एड हॉक जज यानी तदर्थ न्यायाधीश। देखो ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति, ये आपको नोट करना है, ठीक है। देखो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश यानी एड हॉक जज की नियुक्ति करता है। क्यों करता है? गणपूर्ति को पूरा करने के लिए, गणपूर्ति यानी कोरम को पूरा करने के लिए। क्योंकि यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की मानव बैठक होनी है तो उसमें मिनिमम सदस्य संख्या उपस्थित तो होनी चाहिए। तो अगर उसमें मिनिमम जो कम से कम उपस्थित होने की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है दोस्तों? हाई कोर्ट से क्या करता है? हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को कहां बुलाता है? कुछ समय के लिए, यानी आप अस्थायी काल के लिए, अस्थायी काल के लिए सुप्रीम कोर्ट बुलाता है। अस्थायी काल में यहां पे लिख रहा हूं। इसके लिए जो हाई कोर्ट है, जिस हाई कोर्ट से न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी काल के लिए बुलाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना जरूरी है। साथ ही साथ एक और चीज आपको नोट करनी है दोस्तों, राष्ट्रपति की मंजूरी भी लेना जरूरी है। यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब इन तदर्थ न्यायाधीश यानी एड हॉक जज की नियुक्ति करेगा तो उसको राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी है। साथ ही साथ जिस हाई कोर्ट से इन एड हॉक जज की नियुक्ति की जाएगी उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना अति आवश्यक है। तो कुल मिला के गणपूर्ति यदि पूरी नहीं है, यानी न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में क्या नहीं है? गणपूर्ति पूरी नहीं है, तब जाके इन एड हॉक जज की नियुक्ति की जाती है अस्थायी काल के लिए। ये आपको क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ पे। और देखो मतलब एड हॉक जज का मतलब आप समझ गए होंगे ना कि हाई कोर्ट से टेम्पररी यानी अस्थायी रूप से सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाने वाले जज या नियुक्त किए जाने वाले जज एड हॉक जज कहलाते हैं। और ये दोस्तों क्या होते हैं? टेम्पररी होते हैं। ये आपको नोट करना है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब कई बार कंडीशन क्या होती है कि देखो हाई कोर्ट में भी जरूरी नहीं है ना कि जजों की संख्या पूरी है, और जब हाई कोर्ट में ही जजों की संख्या पूरी नहीं होगी तो हाई कोर्ट वाले क्यों भेजेंगे अपने जजों को सुप्रीम कोर्ट? तो ये कंडीशन जब खड़ी हो जाती है तो इसके लिए संविधान निर्माताओं ने इसका भी कंक्लूजन दिया है आर्टिकल 128 में। इसका सॉल्यूशन भी दिया है अनुच्छेद 128 में। और अनुच्छेद 128 में क्या कहा गया है कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी यदि हाई कोर्ट में भी जजों की कमी है तो हाई कोर्ट अगर मना कर दे, क्योंकि अगर उसके पास कमी है जजों की तो वो तो मना ही करेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट की गणपूर्ति पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? नियुक्ति करेगा किनकी? जो क्या है? अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। देखो पहले ही रिटायर हो चुके हैं लेकिन अब इनकी जरूरत पड़ रही है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करता है? इन अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो 125 क्या था? उच्चतम न्यायालय के न्याय, सॉरी हाँ ये तो वेतन बता था, ठीक है। 126, 127 और 128 ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक ही प्रकार के हैं। 126 में क्या था? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश के लिए था। जबकि 127 और 128 क्या है? अन्य न्यायाधीशों के लिए है। 127 क्या है? अन्य न्यायाधीशों की अगर कमी पड़ रही है, गणपूर्ति में कमी पड़ रही है, तो तदर्थ न्यायाधीश यानी एड हॉक जज की नियुक्ति करनी है। वो ये जज कहां से लिए जाते हैं? हाई कोर्ट से लिए जाते हैं। लेकिन यदि हाई कोर्ट में भी जज नहीं है, क्योंकि कई बार हो सकता है हाई कोर्ट में ही जजों की संख्या पूरी नहीं होती है, तो 128 के तहत सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा दोस्तों? अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का आपका क्लियर हो गया, कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 129 की ओर। आर्टिकल 129 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख है। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेख है। ये कौन कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 129 कहता है। यानी इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी निर्णय सुना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो भी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, अधीनस्थ का मतलब इसके अधीन, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कौन कौन आते हैं? आपका देखो, मेन तो सुप्रीम कोर्ट है सबसे ऊपर, उसके बाद आपका हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, और जो भी अन्य कोर्ट होंगे। तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय सुना लिया दोस्तों, जो भी निर्णय ले लिया है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी इसके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं, उनको इस निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करना ही होगा। यानी उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय सुना लिया है वो कानून बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय क्या है? एक अभिलेख है। ठीक है, तो आर्टिकल 129 में उल्लेख दिया गया है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 130 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का स्थान, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 130 में। देखो, उच्चतम न्यायालय का स्थान कहाँ होगा? इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का? तो वो है आपका दिल्ली में। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, उससे परामर्श करके कहीं भी भारत में सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच यानी खंडपीठ की स्थापना कर सकता है। ये कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। और एक और चीज का उल्लेख इसमें कि सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकतर बैठकें हैं वो तो दिल्ली में ही होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं भी बैठक अन्य जगह कर सकता है। जैसे अब तक 2 बार, एक बार तो श्रीनगर हुई है बैठक, और एक बार हुई है हैदराबाद। तो इसका निर्णय करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन किसके परामर्श पर, किसकी अनुमति पर? राष्ट्रपति के परामर्श पर। और जबकि जो मुख्यालय है वो दिल्ली है, और एक इसकी ब्रांच कहीं अन्य तरह भी खोली जा सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच है उसको कहीं अन्य भी खोल सकते हैं, स्थापना कर सकता है। वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसकी परामर्श पर? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो 130 तक आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल 131 की ओर, यानी अनुच्छेद 131 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता, या आप इसको मूल अधिकारिता भी कह सकते हैं। तो उसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 131 में। अभी आरंभिक और प्रारंभिक अधिकारिता क्या है? यानी सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुना सकता है। इन विषयों पर न तो हाई कोर्ट अपना फैसला दे सकता है, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इन विषयों को कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिता। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, क्योंकि इन विषयों पर केवल निर्णय देने का या फैसला सुनाने का अधिकार किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय का होता है। 3 विषय मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। 3 प्रमुख विषय हैं ऐसे। नंबर 1 आप कह सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्य के मध्य यदि विवाद हो गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विवाद हो गया, यदि क्या हो गया? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विवाद हो गया है। दूसरा विषय है दोस्तों, यदि 2 राज्यों के मध्य विवाद हो गया है, विवाद की स्थिति यदि उत्पन्न हो गई है। और तीसरा विषय है दोस्तों, यदि गुटबाजी हो गई है। गुटबाजी कैसी? यानी कुछ राज्य आ गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में सीधी लिख रहा हूं यहां पे, और विवाद किसके साथ चल रहा है? अन्य राज्यों के साथ। यानी कुछ राज्य, माना अगर हम अभी की बात करें, माना जिन राज्यों में वही सरकार है जो केंद्र सरकार है, और ये राज्य आपस में इकट्ठे हो गए, और अन्य राज्य किसी मामले में, किसी विषय पर एक साथ हो गए, और इन पे आपस में विवाद हो गया है। तो ये जो 3 विषय है दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य विवाद, 2 राज्यों के मध्य विवाद, या राज्य और केंद्र सरकार एक साथ आ गए और अन्य राज्य एक साथ आ गए, इनके मध्य भी यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो इन विषयों पर फैसला कौन सुनाता है? वो सुनाता है सुप्रीम कोर्ट। और ये शक्ति अनुच्छेद 131 के माध्यम से दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। यानी इनको कहा जाता है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। बाकी के जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसके बाद कल से हम जो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 132 से लेकर और जो भी आगे होंगे।
आज के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करते हैं आपको जो भी आर्टिकल आज बताए हैं 124 से लेकर 131 तक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यहाँ से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। हर क्वेश्चन को जिस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको काफी डिटेल्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।